हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल और मैं हूं शादाब आलम। दोस्तों, हमारा ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की ये आज छठी वीडियो 6 वीडियो है। तो 5 वीडियो हम पहले बना चुके हैं और अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोगों ने देख लिए होंगे। और जो लोग नहीं देख पाए हैं, किसी भी वजह से छूट गई है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसी नाम से बनी हुई है, सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स इन हिंदी। तो वहां पे जाके आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी जो है सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो वहां पे आप अलग अलग वीडियोस, अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो जो है बिल्कुल सीरियल से देख सकते हैं। तो जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की दोनों की, तो आप चाहे फर्स्ट पेपर की कर रहे हो या सेकंड पेपर की, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सीटेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी और कराई जा रही है। तो पूरा सिलेबस हमारा चल रहा है, पूरा प्रिपरेशन चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपके एनसीईआरटी नोट्स जो है बिल्कुल एनसीईआरटी बुक्स से बनाए गए हैं और एक एक पॉइंट को उठा के वन लाइनर नोट्स आपके तैयार किए गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो बिल्कुल इनको ध्यान से आप अच्छे से तैयार करें। तो इससे आपका ईवीएस सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो लोग नोट्स चाहते हैं, भाई अगर किसी को सीटेट के नोट्स चाहिए हो तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें आपको पूरे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जितने भी आपके सीटेट के सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पेपर के भी और सेकंड पेपर के भी, दोनों के मिल जाएंगे आपको कंप्लीट नोट्स। तो उससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है और कम समय में आप अच्छे तरीके से सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। तो जिन लोगों को भी नोट्स चाहिए हो, भाई बहुत ही क्वालिटेटिव नोट्स हैं, तो आप वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे हमने जो है ये 5th क्लास के हमारे नोट्स चल रहे हैं, 4th के हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 5th में हमने एक चैप्टर कर लिया था लास्ट वीडियो में, तो आज सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 है जो आपका है, चैप्टर सेकंड है आपका कहानी सपेरे की। तो इसमें जो है कुछ सांपों के बारे में कुछ चीजें बताई गई है। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका नाग गुम्फन क्या होता है आपका। तो ये एक प्रकार के डिजाइन होते हैं। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट है। और नेक्स्ट है आपका, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप कौन कौन से होते हैं। तो भारत में जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो उनमें से पहला है आपका नाग, जिसको बोलते हैं कोबरा, जिसको बोलते हैं। दूसरा है आपका करैत, तीसरा है आपका दुबैया और 4th है आपका अफाई। तो ये 4 प्रकार के सांप होते हैं। वैसे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, लेकिन सभी सांप जहरीले नहीं होते। तो हम लोग शायद इनकी पहचान भी ना कर पाए, लेकिन जो सपेरे होते हैं वो इनको बहुत ही अच्छी तरह से पहचान लेते हैं कि कौन से सांप जो है जहरीले होते हैं और कौन से जहरीले नहीं होते। तो ये 4 प्रकार के सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी से बिल्कुल सीटेट में पूछे जाते हैं, और ये पहले भी 1-2 बार, आई थिंक 2-3 बार ये प्रश्न आ चुका है आपका। तो बिल्कुल जो है आप इनको देख के और अच्छे तरीके से याद रखें। नेक्स्ट है आपका, सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं। तो सांप के जो है 2 जहरीले दांत होते हैं। नेक्स्ट है आपका, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। तो जैसे कि बात कर रहे हैं, 2 जहरीले सांप जो है उसके दांत होते हैं और वो खोखले होते हैं। तो जब वो शरीर में काटता है, मतलब किसी भी मनुष्य को वो काटेगा सांप, तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, उससे जो है जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। और सांप के जहर से बचाने की दवाई जो है, जिसका नाम होता है सीरम, वो सीरम भी आपकी सांप के जहर से ही बनाई जाती है, यानी कि सांप के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर है, पार्ट नंबर 3 है आपका चखने से पचने तक। तो इसके नाम से आप समझ रहे होंगे इसमें किस तरह की चीजें बताई गई हैं। इसमें दरअसल कुछ खाने की चीजें बताई गई हैं। चखने से पचने तक मतलब जो डाइजेशन होता है हमारे पेट में, किस तरह से हमारा खाना पचता है, उसके बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं इसमें। तो आपका पहला पॉइंट है, हमारे पेट का तापमान कितना होता है। तो 30 सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर होता है पेट के अंदर, जो हमारा अमाशय होता है। उसके आगे है, हमारे पेट में पाया जाने वाला पाचक रस होता है, तो वो अम्लीय होता है। तो उसकी जो प्रकृति होती है आपकी, वो अम्लीय होती है, यानी कि एसिड होता है, जो पाचक रस में पाया जाता है हमारे पेट में। नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ की जाती है। तो सबसे ज्यादा खेती की जाती है आपकी उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। और उसके बारे में एक नोट लिखा है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले से अन्य जिलों में भी चावल निर्यात होते हैं। इसमें इतने चावल उत्पादन के बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। मतलब ये कि जो उड़ीसा का आपका कालाहांडी जिला है, वहां पे इतने ज्यादा चावल उगाए जाते हैं कि उड़ीसा के अन्य जिलों में भी वहीं से भेज दिए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां के लोग जो है गरीब हैं। नेक्स्ट है आपका, आत्रेयपुरम गांव कहां पर है। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। तो इसको भी आप याद रखना है। आगे इन्होंने कुछ चीजें दी हैं और इन्होंने बताया है कि यहाँ पे कुछ खाने की चीजें हैं, और आगे इन्होंने दिया है कि पचने में लगने वाला समय है। तो इन्होंने 2 सारणी यहाँ पे बनाई है कि पेट में जो है, मतलब एक ही मटेरियल को
एक ही खाने की चीज को पेट में पचने में कितना समय लग रहा है, और ग्लास में अगर उसमें ग्लास में पाचक रस रख के और तब उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें जो है ज्यादा समय लगता है, कितना समय लगता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसमें देखा है इन्होंने कितना समय इसको लग रहा है। तो जैसे कि इन्होंने दिया कच्चा दूध जो होता है वो पेट में तो आपका 2 घंटे और 15 मिनट में पच जाता है, लेकिन अगर गिलास में पाचक रस डालकर उसमें अगर आप उसको पचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें 4 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी कि लगभग जो है डबल टाइम लग रहा है, दुगना टाइम आपका लग रहा है। उबला हुआ दूध है, जो उबला दूध है उसमें पेट के अंदर 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन गिलास में जो है वही 4 घंटे और 45 मिनट का समय लग रहा है। पूरी तरह से उबला हुआ अंडा है तो पेट के अंदर वो 3 घंटे और 30 मिनट में पच जाता है, लेकिन गिलास के अंदर वो 8 घंटे इसको पचने में लग रहे हैं। और कम उबला अंडा जो है वो 3 घंटे में पच जाता है और गिलास में उसको 6 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। और कच्चा अंडा जो है फेंटा हुआ 2 घंटे में पेट के अंदर और गिलास के अंदर 4 घंटे और 15 मिनट में। कच्चा अंडा जो है वो आपका 1 घंटा और 30 मिनट में जो है पेट के अंदर पच जाता है और 4 घंटे में गिलास में। तो मतलब कहने का यह है कि पेट में जो पचने की प्रक्रिया है वो ज्यादा तेजी से होती है। और यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। कुछ लोग ये ना सोचे कि पेट के मतलब गिलास के अंदर कैसे खाना पच जाएगा, भाई गिलास के अंदर वो पाचक रस डाल रहे हैं, जो हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है उसी के द्वारा तो हमारा खाना पचता है, तो उन्होंने गिलास के अंदर भी वही पाचक रस रखा है जो पेट के अंदर होता है, तब उन्होंने गिलास के अंदर उस चीजों को पचाने का टाइम नोट किया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है आपका खाएं आम 12 महीने, यानी कि आम जो होते हैं वो किस तरह से आप 12 महीने खा सकते हो, इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि आम जो है वो तो सीजनल होता है, मतलब कुछ महीनों के लिए आता है और फिर खत्म हो जाते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा जो है हम आम को रख सकते हैं संभाल कर, और ताकि वो खराब ना हो। तो जैसे कि अचार वगैरह बना सकते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं, मुरब्बा बना लेते हैं, उस तरह की चीजें के बारे में इन्होंने बताया है कुछ। तो पहला पॉइंट है आपका, कांच के डिब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं? तो नमी दूर करने के लिए सुखाते हैं ताकि अचार खराब ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीटेट में आ भी चुका है आपका, कि कांच की बोतल को या डिब्बे को जब उसमें अचार भरना होता है तो उसको पहले जो है जो लोग होते हैं अचार बनाने वाले वो उसको धूप में सुखा लेते हैं ताकि उसके अंदर नमी ना रहे। नमी दूर करने के लिए सुखाते हैं ताकि नमी से अचार खराब ना हो जाए। नेक्स्ट इन्होंने दिया है आपका, कुछ चीजें दी हैं यहाँ पे और उनको सुरक्षित रखने के घरेलू उपाय बताए हैं कि उन्हें 1-2 दिन के लिए जो है सुरक्षित आप रख सकते हैं। जैसे कि दूध को आप उबाल कर जो है 1-2 दिन तक रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा, सुरक्षित उसको रख सकते हैं। पके हुए चावल हैं तो उसको आप जो है कटोरे में रखकर और उस कटोरे को जो है आप पानी के अंदर रख सकते हैं, उसके इस तरह से जो है आप उसको चावल को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद है आपका हरा धनिया, तो हरा धनिया को आप गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। और प्याज अदरक वगैरह जो होती हैं, जो आपकी सूखी चीजें होती हैं इस तरह की, उनको सूखे खुले स्थान पर आप रख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं और इनको आप याद रखें। इनमें दरअसल प्रश्न बनता है आपका मिलान वाला, तो इसमें ऊपर नीचे वो दे देता है, जैसे दूध के आगे दे दिया उसने सूखे खुले हुए स्थान पर रखकर, और फिर वो आपसे कहेगा कि इसमें सही मिलान कीजिए कि किस तरह कौन सा ऑप्शन किसके लिए बना है। तो उस तरह के प्रश्न आपका इसमें बनता है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट चैप्टर है बीज, यानी कि देखो नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ बीज के बारे में, पेड़ों के जो बीज होते हैं उसके बारे में बता रहा है। तो पहला चीज है आपके शिकारी पौधे। तो शिकारी पौधे कौन से होते हैं भाई? तो निपेंथिस जो होता है वो एक ऐसा पौधा होता है जो कीड़ों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। मतलब कहने का यह है कि इसको हम घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर एक प्रकार की सुगंध निकलती है और उस सुगंध को सूंघते हुए जो है इसके अंदर, इसके आसपास जो है छोटे मोटे कीड़े वगैरह जो आते हैं वो आ जाते हैं, और जब वो इसके पास आते हैं तो इनको कैच कर लेता है, मतलब उसको वहीं पे पकड़ लेता है। तो ये इस तरह से जो है कीड़ों का शिकार कर लेता है, तो ये इस तरह से कहलाता है। तो इसमें आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहली चीज तो ये बनती है आपकी कि निपेंथिस मतलब घटपर्णी पौधा कौन सा है आपका? तो उसमें 4 ऑप्शन देता है और 4 में एक ऑप्शन आपका ये होगा निपेंथिस, तो उसमें वो आपको छांटना होता है। दूसरी चीज ये बनती है कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत में जो है मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो इस तरह से जो है इनके प्रश्न बनते हैं। इसके बारे में आता वैसे कई बार है, कई बार आ चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है आपका वेलक्रो की खोज किसने की? तो वेलक्रो की खोज की थी आपके जॉर्ज मैस्ट्रल ने 1948 में। अब वेलक्रो होता क्या है ये आप जानते होंगे, जैसे कि जो चिपकाने वाला होता है, जैसे कि आपका बैग होता है और बैग की जो तनी वगैरह होती है उनको चिपकाने के लिए, या फिर जो आपके सैंडल वगैरह होते हैं जो चप्पलों में आता है, तो उसको जो है जैसे इस तरह से उस पर होते हैं और उसको दूसरी पट्टी उसके ऊपर आपकी चिपका दी जाती है, तो वो वेलक्रो टाइप का होता है।
तो वेलक्रो किसने बनाया? तो वेलक्रो जो है वो किससे बना, सॉरी, तो बीजों के छोटे छोटे हुक से बना। तो बीज ये देखते हैं उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिकल किया था। तो यहाँ पे जो है ये जो जॉर्ज मैस्ट्रल हैं जिन्होंने इसकी वेलक्रो की खोज की थी, तो ये एक बार जो है सैर पर गए थे, मतलब ये घूमने के लिए ऐसे निकले थे बाहर, तो अपने डॉग के साथ में। तो जब ये घर वापस आए थे तो कुछ ये कहेंगे कि कुछ बीज टाइप के जो है, जैसे ये हुक टाइप वाले बीज होते हैं इस तरह के, तो वो इनके कपड़ों के ऊपर जो है और इनके जो डॉग था उसके बालों में जो है चिपक के इनके घर तक आ गए थे। तो जब इन्होंने बाद में देखा तो तब इनके दिमाग में आइडिया आया कि ये ऐसी, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये हमारे कपड़ों के अंदर जो है चिपक गई है। तो जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से उसको मतलब उसका प्रैक्टिकल किया पूरा, तब उन्होंने पाया कि उसके अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जो है हुक हैं और वो उसकी वजह से उसमें फंस गए हैं कपड़ों में और उनके साथ जो है चले आए हैं। तो उसके साथ जो है वहां से इन्होंने खोज की और उसके बाद में इन्होंने उसका प्रैक्टिकल करके वेलक्रो का निर्माण किया। तो वहां से जो है वेलक्रो की शुरुआत हुई है आपकी। तो नेक्स्ट है आपका साउथ अमेरिका से आए बीज कौन कौन से हैं? तो बीजों के बारे में देख लेते हैं भाई। जो आपकी हरी मिर्च है, टमाटर है, आलू है, मूंगफली है, अमरूद है, तो ये हमारे इंडिया नहीं है भाई, ये भारतीय नहीं है, बल्कि ये बाहर से आए हुए हैं, साउथ अमेरिका से आए हुए हैं। और आपके यूरोप से आए बीज कौन कौन से हैं? तो बंद गोभी और मटर जो है वो आपके यूरोप से आए हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछता है कि कौन से बीज कहां से आए हुए हैं, वहां पे ऑप्शन दे देता है, वो 4-5 देशों के नाम दे देगा, वहां से आपको देखना होगा। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका से आए बीज कौन कौन से हैं? तो भिंडी और कॉफी बीन्स जो है आपकी, कॉफी भी जो है ये अफ्रीका से आई है और सोयाबीन जो है वो आपकी चीन से आई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर है, पार्ट नंबर 6 है, बूंद बूंद दरिया दरिया। तो इसमें जो है कुछ पानी के बारे में बताया गया होगा, जैसे कि हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं। तो घड़सीसर क्या है? घड़सीसर के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। तो यह 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था और इसी के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया था घड़सीसर। तो जब एक तालाब भर जाता तो पानी बहकर जो है दूसरे तालाब में चला जाता, उसके बाद तीसरे में, इस तरह से 9 तालाब भर जाते। ये 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। मतलब कहने का ये है कि उसने ये जो 9 तालाब बनाए थे वो इस टाइप से बनवाए थे उसने कि जब एक टाइप मतलब उसने ऊपर नीचे बनवाए होंगे, जैसे कि मैं कहता हूं कि ये एक तालाब है, उसके बाद दूसरा यहां बना दिया, तीसरा इस तरह से बना दिया, चौथा इस तरह से, तो ऐसे बनाए होंगे। जब एक तालाब जो है फुल हो गया है तो इसका पानी निकल के दूसरे में आ गया, और जब दूसरा फिल हुआ तो दूसरे का पानी तीसरे में और तीसरे का चौथे में, इस तरह से जो है उसके 9 तालाब पूरे भर जाते होंगे। जब बारिश वगैरह होती है जब भी, तो उसके टोटली वो भर जाते थे। तो इस तरह से उसने उसको डिजाइन करवाया था, इस तरह से बनवाया था। नेक्स्ट है आपका बारिश से झीलें भरने की खुशी कहां मनाते हैं? तो ये उत्तराखंड में मनाते हैं। तो ये चीजें आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कुएं सूख जाने का कारण क्या है? मतलब आजकल जो है कुएं सूख चुके हैं। जो पहले कुएं हुआ करते थे जिसमें से जो है नेचुरल पानी निकलता था और बाल्टी वगैरह डाल के उसके अंदर से पानी निकाल लिया जाता था, तो वो कुएं जो है आजकल सूख गए हैं। तो उसके कारण क्या है? उसके कारण पहली चीज तो ये है कि मोटर से पानी निकालना। मतलब ये है कि जमीन से जो है आजकल मोटर से लोग पानी निकालने लगे हैं, तो वाटर लेवल जो है नीचे चला गया है। और झीलों का समाप्त होना, झीलें जो है आपका काफी जो है समाप्त हो चुकी हैं, और जमीन को सीमेंट से पक्का करना आदि। तो जब जमीन को जो है सारी आसपास की जमीनें जो है बहुत ज्यादा सीमेंटेड हो गई हैं, फर्श वगैरह सड़कें बन चुकी हैं सारी, तो जो बारिश का पानी होता है वो जमीन के अंदर जा नहीं पाता, बल्कि बह के जो है वो समुद्र वगैरह में चला जाता है, नाली वाली में निकल के, तो वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता। तो इसलिए वाटर लेवल जो है वो काफी नीचे चला गया हो, इसलिए वो कुएं जो है सूख गए हैं। तो इसमें भी प्रश्न आपका बनता है इसी तरह से कि कौन कौन से कारण जो है कुएं सूखने के कौन कौन से कारण हैं और कौन कौन से नहीं है, वहां पे ऑप्शन आपको छांटने होते हैं। नेक्स्ट है आपका जोधपुर की कहानी। तो ये एक कहानी इसमें छोटी सी दी गई है, तो पढ़ लेते हैं इसको। 1986 में सूखा पड़ा तो लोगों ने पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ करके और 200 ट्रक कूड़ा निकाला। बावड़ी मतलब वही है जो जिस टाइप के कुएं हम बात कर रहे थे कि उसमें से बाल्टी डाल के जो निकाल लेते थे, उसी टाइप के कुएं होते थे, ये भी बावड़ी उनको कहा जाता था। तो उन्होंने जो है उनको भुला दिया था, मतलब बावड़ियों का यूज उन्होंने बंद कर दिया था उस टाइम पे जब उनके पास पानी वानी के साधन हो गए थे। लेकिन 1986 में क्या हुआ कि सूखा पड़ गया वहां पे, तब उन लोगों को जो है बावड़ी की याद आई फिर से, और उन्होंने उस बावड़ी को जो है फिर से साफ किया और उसके अंदर से 200 ट्रक कचरा निकला, यानी कि कूड़ा निकला, और बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया। मतलब फिर से उसके अंदर जब बारिश हुई तो पानी भर गया और फिर से जो है
उसके अंदर से पानी निकलने लगा और लोगों ने उसका यूज किया। लेकिन अब कहते हैं कि अब फिर से जो है बावली को भुला दिया गया है, क्योंकि आजकल जो है फिर से फैसिलिटीज काफी ज्यादा हो गई हैं, तो बावली वगैरह का यूज नहीं करते हैं लोग। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि अलबरूनी कौन थे। तो अलबरूनी जो थे वो उज्बेकिस्तान से आए हुए एक मुसाफिर थे और इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था और भारत की प्रशंसा की थी। तो इनकी किताब जो है डाक टिकट 1973 में छपी थी और ये अलबरूनी जो थे ये लगभग 1000 साल पहले भारत आए थे, लेकिन इनकी किताब जो है वो अभी छपी है 1973 में, कुछ साल पहले। लेकिन इनकी कहानी जो है वो बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पहले ये आए थे। तो इसमें प्रश्न आता है आपका कि अलबरूनी जो है वो कहाँ से आए थे, तो ये आपको उसमें 4 देशों के नाम देगा, वहां पे आपको उज्बेकिस्तान देखना होगा। तो इस तरह से जो है वहां पे प्रश्न बनते हैं इसके बारे में कुछ। तो फ्रेंड्स आई थिंक काफी हमने कर लिया है, तो इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना काफी है, तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें भाई, शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग भी नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और जिन लोगों को भी भाई नोट्स चाहिए हो तो बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं और पूरे जो है आपके क्वालिटेटिव नोट्स है। तो अगर आप वो नोट्स अगर आप पूरे तैयार कर लेते हैं और आप ये हमारी जो क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, जो भी हमारी यूट्यूब पे क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही हैं, जो भी वीडियोस, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं और वो नोट्स पढ़ लेते हैं तो कंप्लीटली आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और सीटेट में आप बहुत ही अच्छे नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर किसी को भी चाहिए हो भाई नोट्स तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।